हेलो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने देखा था कि मानव का प्राकृतिकरण किसका हम देखे थे। मानव का प्राकृतिकरण। और आज हम देखेंगे प्रकृति का मानवीकरण। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाके उस वीडियो को देखें, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में एक महत्वपूर्ण है जो कि 3 नंबर के पूछे जा सकते हैं और ख़ास करके ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो प्रकृति का मानवीकरण किसे कहेंगे? तो पहला पॉइंट में हम लिखेंगे प्रकृति का मानवीकरण में मानव समाज आधुनिक होता है तथा प्रकृति का मानवीकरण में प्रकृति तथा मानव के बीच अननोन क्रिया ज़्यादा होगी। क्या है? अननोन क्रिया इसमें ज़्यादा होता है और मानव का प्राकृतिकरण में अननोन क्रिया कम होता है। कहता मानव और प्रकृति के बीच जब अननोन क्रिया बढ़ेगी जिसके कारण मानव में प्रकृति के नियमों की समझ बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट को हम देखते हैं, जब मानव में बौद्धिक क्षमता का विकास होगा तो मानव तकनीकी का निर्माण करेगी। यह मेरा चौथा पॉइंट हो गया और पांचवा पॉइंट को तीसरा पॉइंट हुआ और हम चौथा पॉइंट को देखिए। ये क्वेश्चन जब भी पूछता है तो 3 नंबर में पूछता है, उससे अधिक का नहीं आता है। तो एक पॉइंट हमेशा आपको अधिक हम बताएंगे ताकि आप एक पॉइंट यदि भूल भी जाएंगे तो एग्जाम हॉल में आपको याद आ जाएगा। 4 पॉइंट यदि याद कीजिएगा तो आपको फिक्स है कि 3 पॉइंट आपको याद आ जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं चौथा पॉइंट, जब मानव तकनीकी का विकास करेगा तो तकनीकी के द्वारा मानव प्रकृति में परिवर्तन करेगा और इन्हीं परिवर्तनों से मानव प्रकृति को नियंत्रित करेगा एवं सांस्कृतिक स्थलाकृति का निर्माण का। उदाहरण के लिए क्या है? उदाहरण के लिए उच्च भूमि पर स्वास्थ्य या विश्राम स्थल बनाना, तटों पर पतन बनाना, यह सभी है। आगे हम देखते हैं ये 1 नंबर के क्वेश्चन या 3 नंबर के क्वेश्चन ये बनता है कि आवश्यकता की स्थिति से आप क्या समझते हैं। आवश्यकता के स्थिति से आप क्या समझते हैं? देखिए यहाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए भी। मानव अपने जीवन यापन के लिए प्रकृति पर आश्रित है। मानव का प्राकृतिकरण एक निश्चयवाद को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करेगा? निश्चयवाद को प्रदर्शित करता है। और एक क्वेश्चन बनता है स्वतंत्रता की स्थिति से आप क्या समझते हैं? मानव प्रकृति को नियंत्रित अथवा परिवर्तित करता है। क्या कहता है? मानव प्रकृति को नियंत्रित अथवा परिवर्तित करता है। स्वतंत्रता की स्थिति संभववाद को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? संभववाद को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। हमने आगे भी बताया था कि पृथ्वी के प्रमुख 2 घटक होते हैं। पहला क्या? पहला भौतिक घटक और दूसरा मानवीय घटक। भौतिक घटक में आ जाएगा भू आकृति, मृदा, जलवायु, जल, खनिज, वनस्पति, जीव जंतु आदि सभी भौतिक घटक है। और मानवीय घटक में क्या आ जाएगा? मानवीय घटक में आ जाएगा घर हो जाएगा, गांव, सड़क, रेल, ये सभी क्या है? जो मानव के द्वारा बनाया गया उसे हम क्या कहेंगे? मानवीय घटक। तो चलिए आगे हम और देखते हैं। देखिए 1950 और 60 में मात्रात्मक क्रांति का विकास हुआ था। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है कंप्यूटर, सांख्यिकी और भौतिकी के नियमों का विकास हुआ था। किसका? कंप्यूटर, सांख्यिकी और भौतिकी के नियम के विकास हुआ था। अब देखिए मान लेते हैं मात्रात्मक क्रांति के विरुद्ध भी 1970 के दशक में प्रमुख 3 उपागम का विकास हुआ था। और यह क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण इस चैप्टर में यही क्वेश्चन होगा। पहला है
कौन कौन से उपागम का विकास हुआ था? पहला है कल्याण उपागम, जिसे हम मानवतावादी उपागम भी कहते हैं या विचारधारा कहते हैं। अमूल्यवादी विचारधारा, जिसे रेडिकल कहते हैं। व्यवहारवादी विचारधारा। ये 3 विचारधारा का विकास हुआ था। तो चलिए हम कल्याण परक उपागम को पहले देखते हैं। यह यदि जब भी पूछता है तो यह 3 नंबर में पूछता है, इससे अधिक में नहीं पूछता, और यह अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो आप इसे हौले में मत लीजिएगा। तो कल्याण परक उपागम या विचारधारा मानव के कल्याण के लिए, मानव जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, मानव के बुनियादी सुविधा, उसका विकास करने के पक्षों में बात करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट को हम देखें। यह विचारधारा लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों को देखता है। क्या है? कल्याण परक विचारधारा लोगों के सामाजिक पक्षों को, विभिन्न पक्षों को देखता है। कल्याण परक उपागम को मानवतावादी भी कहते हैं। क्या है? कल्याण परक उपागम को मानवतावादी उपागम भी कहते हैं। चलिए और आगे हम देखते हैं कि अब हम अमूल्यवादी विचारधारा, जिसे रेडिकल कहते हैं, उसे क्या कहेंगे? अमूल्यवादी विचारधारा कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर निर्भर करता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्तमान में समाज में जो गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, उसका कारण, यह सभी का कारण कौन है? पूंजीवाद है। तीसरा पॉइंट में क्या है? कार्ल मार्क्स कहता है इन समस्याओं का निराकरण करना है तो हमें समाजवाद को अपनाना होगा। किसको अपनाना होगा? समाजवाद को अपनाना होगा। चलिए तीसरा उपागम को हम देखते हैं, व्यवहारवादी विचारधारा। किसे? व्यवहारवादी विचारधारा। व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार जो मानव समाज है वे जाति, धर्म, रंग, लिंग आदि के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित है। दूसरा पॉइंट, सबके अपने पूर्व और वर्तमान के अनुभव है और इन अनुभव के कारण बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। हमें इन समस्याओं को निराकरण करना चाहिए ताकि अनेकता में एकता बने रहे। तीसरा पॉइंट क्या है? अनुभव के माध्यम से जो समस्या उत्पन्न होता है उनका हमें निराकरण करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने तीनों उपागम को देख लिया, आपके सामने हमने बता भी दिया। तो आगे हम कल देखेंगे और आगे भी महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही।